नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार। इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बाजार गिर रहा है, बाजार ऊपर जा रहा है, ये कौन सी प्रक्रिया है? ये एक सामान्य प्रक्रिया है। आज अपने खरीदे हुए शेयर के अंदर पछतावा है आज उन व्यक्तियों को और बाजार की साइकोलॉजी को समझना। सामान्य प्रक्रिया है। पोर्टफोलियो के अंदर रेडता छाना, शेयर प्राइस जो नीचे गिरते हैं उससे हमारे पोर्टफोलियो डाउन होना सामान्य प्रक्रिया है। लोग जब आपको ये चीज़ें बताएं कि डीआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली, एलआईसी ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे, निवेशक हमें पहले बता कर गए हैं, विजय केडिया साहब हमें पहले बता कर गए हैं, आज उनकी बात वो सत्य हो रही है कि जो शेयर प्राइस हमें लग रहे थे कि आसमान छू जाएंगे, अपनी फैमिली की चीज़ों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। वो आपकी एक सामान्य प्रक्रिया है। 4 दिन आपको बिल्कुल साथ देना है मेरा कि अगर मैं कमेंट ना करूं तो आपको साथ देना है और सोचना है कुछ तो प्रॉब्लम होगी कि जहां हमारा मन कमेंट के विचारों के साथ। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा की। अनिल अंबानी जी की कंपनी क्या आगे करने वाली, क्या इसका कारोबार है, इसके बारे में बारीकियों से समझेंगे। दूसरा बात हम करेंगे कि सरकार हाइड्रोजन को किस तरीके से इस्पात की चीज़ों के साथ आगे बढ़ाएगी और उसके लिए किन किन कंपनियों को उसने अपने साथ चीज़ों करने के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, काम करने के लिए, पायलट प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे क्या जब कोयला अन्य देश उससे दूर जा रहे हैं तो भारत के अंदर उससे क्या विधि यहाँ पर हम कोयले के सेक्टर में देख सकते हैं। और दूसरा बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के गिरावट के बारे में। इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बाजार गिर रहा है, बाजार ऊपर जा रहा है, ये कौन सी प्रक्रिया है? ये एक सामान्य प्रक्रिया है। बाजार गिर रहा है, बाजार ऊपर जा रहा है, शेयर प्राइस गिर रहे हैं, शेयर प्राइस ऊपर जा रहे हैं, बड़ी गिरावट हो रही है, बड़े उछाल हो रहे हैं, सामान्य प्रक्रिया है। असामान्य प्रक्रिया क्या है कि हम इन नीतियों से जो वर्क करते हैं कि जो हम शेयरों को खरीद कर उसे जल्दी ऊपर जाते हुए खरीदते हैं और वो ऊपर जाता रहता है, वो हमारी असामान्य प्रक्रिया है जो बाजार के अंदर निरंतर काफ़ी लोगों के साथ चिपक जाती है। तो हमें सामान्य प्रक्रिया में आना है। बाजार गिरता है, उठता है, ये आपको तो पता है ना। इसी इमोशनल को आपको कैद करना है और देखना है बाजार हमेशा सामान्य रहता है, बस उसके अंदर वर्क करने की जो विधि है ना वो आपकी सामान्य भी हो सकती है, असामान्य भी हो सकती है। उस विधि के अनुसार बाजार को आपको रणनीतियों के अनुसार देखना है। बड़े बड़े निवेशक हमें पहले बता कर गए हैं, विजय केडिया साहब हमें पहले बता कर गए हैं, आज उनकी बात वो सत्य हो रही है कि जो शेयर प्राइस हमें लग रहे थे कि आसमान छू जाएंगे, अब ये पकड़ लो हमारे हाथ से निकल जाएंगे। और उस विधि से हमने वो नहीं सोचा कि बड़े बड़े लोग हमें क्या समझा रहे थे, क्या चीज़ें हमारे साथ कर रहे थे। तो उस विधि से चीज़ें जो आज गिरावट की ओर हैं, पहले भी गिरावट की ओर थी, तो वो विधि आपको समझ में आई कि अगर आपके पास कुछ वजूद वाले शेयर हैं, अच्छे शेयर हैं, वो आपकी एक सामान्य प्रक्रिया है। अगर आप जानबूझकर किसी शेयर के अंदर जल्दबाजी में प्रॉफिट कमाना या ऐसे शेयरों को लेना जो शेयर चल गया तो ठीक, नहीं चला तो पैसे डुबाएगा, वो हमारी असामान्य प्रक्रिया है। पोर्टफोलियो के अंदर रेडता छाना, शेयर प्राइस जो नीचे गिरते हैं उससे हमारे पोर्टफोलियो डाउन होना सामान्य प्रक्रिया है। यही सामान्य प्रक्रिया अगर आप बड़े बड़े इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर देखोगे उनके अंदर भी होगी। विजय केडिया साहब ने कहा था कि वो नया पैसा बाजार के अंदर लगाने की दृष्टि के साथ नहीं है, पर जो उनका पोर्टफोलियो है उसके साथ वो बने रहेंगे। ये क्या प्रक्रिया थी? एक सामान्य प्रक्रिया थी जहां पर उन्हें पता था कि जो भी उनके शेयर प्रॉफिट में होंगे, जो भी आज बाजार गिरा जैसे, तो वो भी तो डाउन हुए होंगे, वो उनको पता था। वो एक सामान्य प्रक्रिया है।
हमें जो चीज़ नहीं पता होती वो हमारे लिए असामान्य हो जाती है, जो चीज़ हमें पता है वो हमारे लिए सामान्य है। इसलिए वजूद हमेशा बाजार के अंदर बना के रखिए, टिकने की अवस्था लाइए, बहकने की अवस्थाओं को दूर कर दीजिए। जिस दिन आपने ये चीज़ें कर दी, आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। काफ़ी लोग जब आपको ये चीज़ें बताएं कि DIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली, FIs ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली, LIC ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ली, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, या म्यूचुअल फंड वाले अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, ये अगर आप सोचो तो ये भी सामान्य प्रक्रिया है। पर हम किस दृष्टि से देखते हैं कि कल अगर विजय केडिया साहब ने कोई शेयर ले लिया तो वो हम अगले दिन उसको सोचेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने खरीदा था तो भैया इस बार भी नई कंपनी खरीदी है, भागेंगे। ये असामान्य प्रक्रिया हो जाती है। आप अपनी फैमिली की चीज़ों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, वो आपकी एक सामान्य प्रक्रिया है। आप अपनी फैमिली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो हर संभव अच्छे तरीके से प्रयास कर रहे हैं, जो आपको पता है कि मैं अपने बच्चे के लिए ये लाना है, वाइफ के लिए लेना है, माता जी के लिए लेना है, पिताजी के लिए लेना है, भाई के लिए करना है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। पर अगर आप बिना ज़रूरत की चीज़ों को ले आए तो वो एक असामान्य प्रक्रिया हो जाती है। ये वही दिशा है कि जब FIs DIs कोई भी अपनी होल्डिंग बाजार के अंदर किसी भी कंपनी में बनाएगा, वो अपनी तरफ से उसके लिए सामान्य है, पर हम उसको दो भागों में बांट देते हैं, जहां हम उसके अंदर एक तो साधारण सोच के साथ बैठ जाएं या फिर असाधारण सोच के साथ बैठ जाएं। बहुत सिंपल नीतियों के साथ आप आगे जाएंगे, बहुत अच्छा होगा। तो जब बाजार गिरता है सामान्य प्रक्रिया है, बाजार उठता है सामान्य प्रक्रिया है। आपको अपने लक्ष्य डिविडेंड के माध्यम से, दूर के माध्यम से ही सोचने में आपको बता दूं। 2-4 दिन आपको बिल्कुल साथ देना है मेरा, कि अगर मैं कमेंट ना करूं तो आपको साथ देना है और सोचना है। कुछ तो प्रॉब्लम होगी कि जहां हमारा मन कमेंट के विचारों के साथ नहीं जा रहा है। मैंने आपको कई बार कहा है, जब किसी रणनीतियों के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति फंस जाए कि उसे पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, तो शांत बैठ जाएं, फिर होने तो जो हो रहा है फिर देखा जाएगा। फिर उसको सोचेंगे कि जो भी हमारी सच्चाई को झुटलाने में लगा हुआ है, जो भी हमारी रणनीतियों को, हमारी चीज़ों को, अच्छी सोच को निगेटिव करने में लगा है, तो हम इससे पीछे नहीं रहने वाले हैं। हमने हमेशा एक वजूद पकड़ा है कि बाजार क्या बोल रहा है, सेक्टर क्या बोल रहा है, कंपनी क्या बोल रही है, उस पर हमेशा फोकस रखा है। तो आ रही है प्रॉब्लम, इसको हम झेल रहे हैं। आपके पास भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती होगी, बस उसके अंदर आपको खड़ा रहना है अपने विचारों के साथ, अपनी अच्छाइयों के साथ, तब आप उस चीज़ को आगे तक जीत सकते हैं। तो हम सब मिलकर एक ऐसा परिवार बनाने की चीज़ों के साथ हैं, जहां पर हमने बाजार की गिरावट, उछाल, वो रणनीतियाँ, ये रणनीतियाँ, इस पे दिमाग नहीं लगाया है। हमने सेक्टर को पहचानने में दिमाग लगाया है, काम को पहचानने में दिमाग लगाया है, और पहचानना पड़ा हमें कि क्या हम अपने लालच को मार सकते हैं। तो जिस दिन हमने ये वर्क करा, हम अच्छे हो सकते हैं, मैं आपको बता दूं। तो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि काफ़ी देशों के अंदर कोयला जो है अपनी पहचान खोता जा रहा है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी है। भारत के अंदर अभी भी जो बिजली उत्पन्न होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कोयले से होती है, और कोयला अभी भारत के अंदर एक राजा बना हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार कि अगर कोयला यहाँ से जाता है, हम किसी और चीज़ में शिफ्ट होते हैं, हो ही रहे हैं, आपको पता ही है, तो उसके लिए करीब 30 वर्षों में हमें 84 लाख करोड़ रुपए तक का ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि उन पैसों से फिर वो चीज़ें अपनाई जाएंगी जिससे बिजली उत्पन्न होगी, जो पहले कोयले से होती थी। तो फिलहाल तो 1 दशक तक कोयला भारत से नहीं जाने वाला है, और अगर इसकी रूपरेखा एक रिपोर्ट के अनुसार तैयार हो रही है, कई देश की रणनीतियाँ बन रही है, तो ये अनुमान एक रिपोर्ट के अनुसार लगाया जा रहा है। यहाँ से आपको एक चीज़ खोजनी है कि 1 दशक तक तो कोयला यहाँ से जाने वाला नहीं है, पर आगे जाकर
जब हमारे इतनी पैसों की ज़रूरत होगी तो कहीं ना कहीं सोलर का सेक्टर, जल विद्युत का सेक्टर, पवन का सेक्टर, हाइड्रोजन का सेक्टर, एथेनॉल का और अन्य वैसे स्रोतों से जो हम बिजली उत्पन्न करते हैं, जो एक स्वच्छ ऊर्जा है, तो वो फ्यूचर ही बन गया हमारा। तो उस फ्यूचर को जानने के लिए हमें वो रणनीतियां समझनी चाहिए कि जब अगर हमारा स्वच्छ ऊर्जा फ्यूचर है तो वो तब है कि जब हम जीवाश्म ईंधन को धीरे 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 कम करते जाएंगे। समझ रहे हो? तो इन सारी रणनीतियों के अंदर लगेगा अभी टाइम, 1 दशक लगेगा अभी कोयले को इस तरीके से, अभी तो राज ही करेगा कोयला, उस पर यह अनुमान है। इससे आपको काफ़ी चीज़ें निकल रही हैं कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ने की प्रेरणाओं के साथ, उसकी समीक्षाओं के साथ देश वर्क कर रहा है। जानदार चीज़ें बता रहा हूँ, माइंड को बढ़ाने वाली चीज़ें, जहाँ हम सेक्टर को पहचान सकते हैं। यहाँ से क्या दिशा मिली कि अगर कोयला निकला तो ज़्यादा खर्च होगा और वो होगा नवकरणीय ऊर्जा की तरफ। पॉजिटिव संकेत हमें नवकरणीय ऊर्जा की तरफ आगे तक बनाकर चलने चाहिए। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जहां पर एक नई रणनीति केंद्र सरकार ने सोची और वो है पायलट प्रोजेक्ट, और वो है इस्पात के अंदर हाइड्रोजन यूज करना। हाइड्रोजन के द्वारा इस्पात का उत्पादन करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट, पायलट परियोजना की मंजूरी सेल, जो हमारी एक स्टील की बड़ी कंपनी है, और 2 कंपनियां जो कंस्टोरियम के माध्यम से वर्क करेगी, यानी एक तो सेल होगी और 2 कंपनियां, यानी 3 कंपनियां मिलकर एक वर्क करेगी, जहां पर एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का तहत ये वर्क हो रहा है, जहां पर स्टील के उत्पादन के लिए हाइड्रोजन का यूज होगा। और हाइड्रोजन के ऊपर लगातार तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ, इससे पहले एल&टी की रणनीतियाँ मैंने आपको इस बारे में भी समझाई है बीते दिनों। तो हाइड्रोजन अब स्टील के साथ करने की चीज़, फिर क्या होगा, ग्रीन स्टील की चीज़ों के साथ होगा। और ये पायलट प्रोजेक्ट की जो चीज़ें हैं, जिसके अंदर इस तरीके के 3 पायलट प्रोजेक्ट हैं, और इसकी जो भी मंजूरी है सरकार के द्वारा इन तीनों को मिल गई है। पर ये प्रोजेक्ट जो है 3 साल के अंदर इस पर काम स्टार्ट होने की उम्मीद लग रही है। तो 3 साल के अंदर इसमें चालू होने की उम्मीद है। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक चीज़ों के अनुसार बताया गया है कि केंद्र सरकार इस्पात में, हाइड्रोजन से इस्पात उत्पादन करने के लिए इन 3 कंपनियों को करीब 347 करोड़ रुपए की एक वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी, जिससे आगे जाकर 3 साल के अंदर ये चालू हो सके। यहाँ से हम बढ़ रहे हैं स्वच्छ ऊर्जा की तरफ, है ना। तो ये वो वर्क है। देखो सर, रणनीतियाँ जिस दिन न्यूज की समझ, देखो सर, ये जो मैंने आपको न्यूज अभी बताई है, ये सेल वाली और ये 2 अन्य कंस्टोरियम के माध्यम से जो वर्क हो रहा है, ये बीते 18 तारीख की एक न्यूज़ है। पर इसको मैंने कहीं लिख लिया था कि मैंने कहा इससे भी आपको रूबरू कराना है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इस्पात के चीज़ों के साथ भी बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्या चीज़ें आपके सामने निकल गई, यहाँ से आपके सामने मेन जो चीज़ निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है, फिर स्टील निकल रही है ना। तो उस पर आपको अपनी स्थितियों को देखना है कि क्या किस चीज़ से बढ़ावा हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, काफ़ी दिनों से आपको देखने को मिल रहा है, जब से सुजलॉन के अंदर इसके जो एक निदेशक निकले थे पहले, उन्होंने कुछ चीज़ें कहा, उसके ऊपर जो भी इनके ऊपर वार्निंग लेटर चले थे, उसके वजह से थोड़ा सा नाजुक जो है सुजलॉन एनर्जी भी हुआ था। बीच में अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, जहाँ पर चार्ट की एनालाइज करने वाले जो भी हैं, उनका आपस में मतभेद है ना, वो अलग अलग तरीक़ों से है। वो वीडियो भी आप देख लेना, वहाँ पर भी मैंने आपको सुजलॉन की रणनीतियों के बारे में बताया है। तो वहाँ से आपकी चीज़ें देखनी चाहिए कि देश के अंदर जब आगे जाकर 500 गीगावाट के लिए वर्क होगा, तो वो मंशा जो भी आज ये गिरावट की तरफ हमें सुजलॉन एनर्जी की चीज़ें दिख रही हैं, उसको वो धुंधली नहीं कर सकती, क्योंकि आगे जाकर सोलर पर, जल विद्युत पर और पवन पर ज़्यादा वर्क देश के अंदर होने वाला, ये आप समझ कर चलना। तो हम जो शेयर पकड़ते हैं, हम जो कंपनी पकड़ते हैं, हमारे वजूद तब बेकार हो जाते हैं जब वो गिर जाती है, और जब हम पकड़ते हैं वो भागदम हम अच्छी हो जाती है। तो अभी थीम चल रही है नवकरणीय ऊर्जा की तरफ, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, और उससे ही रिलेटिव सुजलॉन एनर्जी एक शेयर है, उससे रिलेटिव और सोलर के जो कंपनियां वो शेयर हैं, उससे रिलेटिव और चीज़ें हैं
जो हमें नवकरणीय ऊर्जा की तरफ एक इशारा दे रही है, क्योंकि 1 दशक तक तो कोयला अभी बना रहेगा, फिर धीरे धीरे वक्त आएगा। तो सर हर एक इंसान का धीरे धीरे वक्त आता है, अचानक से किसी का भी वक्त नहीं आता है। शुरुआती तौर पर सब मेहनत करते हैं, उस मेहनत की वैल्यू काफ़ी सालों बाद निकलती है। शेयर को ख़रीदना हर एक की एक रणनीतियाँ हैं, वो किस तरीके से ख़रीद रहा है। और जब मार्केट अपने उस ट्रेंड में हो कि कोई भी शेयर खरीदे और उससे उसे प्रॉफिट आ रहा है, तो वहाँ कभी भी अपने को बहुत खुशनसीब मत समझना। मैं आपको बता दूँ, जिन भी व्यक्तियों को आज अपने खरीदे हुए शेयर के अंदर पछतावा है, आज उन व्यक्तियों को और बाजार की साइकोलॉजी को समझना है, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जब शेयर प्राइस तेजी के संकेतों के साथ था, उनको प्रॉफिट आ रहा था। तो चलती हुई ट्रेन के अंदर बैठे हो तो आपको कहीं ना कहीं छोड़ के आ जाएगी, पर वही ट्रेन अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, रुक जाए, खड़ी हो जाए, तो वहाँ से आपको एक चीज़ समझनी है कि जब कुछ चीज़ सही होगी तो ये फिर चली जाएगी। तो सफ़र के अंदर जब आप किसी चीज़ में बैठते हो तो वो तो आनंद आ ही रहा है आपको, पर असली आनंद तब होता है जब आप गिरावट की पहलुओं को बारीकी से समझें। तो यहाँ पर कौन राजा है? जो गिरावट के अंदर भी सामान्य तौर पर अपने द्वारा जो भी एनालाइज करके बैठा है, उस पर वो एक ऐसी मोहर लगाए कि हाँ, जो मेरे शेयर हैं वो अच्छे लायक हैं, क्योंकि ये गिरावट सामान्य है, ये उछाल सामान्य है ना। तो उन चीज़ों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो पछताना क्या है? जब शेयर भागता है तो लोग कहते हैं कि मज़ा आ गया, किससे क्या पूछें। जब गिरता है तो फिर सब पूछते हैं, सर प्रॉफिट बुक करें, लॉस बुक करें, क्या करें। पूछने का काम ही छोड़ दो। जिस दिन पूछने का काम छोड़ दिया, उस दिन बहुत हल्की हल्की चीज़ें समझ में आ जाएगी, है ना। उन रणनीतियों को आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आज हमने ये ग्रीन स्टील वाली चीज़ें भी समझ ली, हाइड्रोजन वाली, कोयले वाली चीज़ें भी समझ ली, सुजलोन की गिरावट भी समझ ली, उछाल भी समझ लिया, DIs, FIs, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब बात करेंगे रिलायंस इंफ्रा की और हमारे अनिल अंबानी जी की रणनीतियों की। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा था कि अदर कंपनियां जितनी भी के अनिल अंबानी जी की हैं वो अच्छा वर्क नहीं कर रही हैं, और काफ़ी कंपनियां आपको पता कमज़ोर स्थितियों में ही हैं। चाहे वो इनकी कोई सी भी छोटी मोटी कंपनी हो, चाहे वो डी लिस्ट की स्थितियों के साथ हो, चाहे वो अलग सेबी के रूल के अनुसार हो, तो वो प्रॉब्लम में ही फंसी है। पर बीते दिनों आपको एक चीज़ देखने को मिली थी, बहुत पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली थी, जहाँ पर रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर आपको एक अच्छी रणनीतियों के साथ देखने को मिला, जहां पर दोनों के अंदर कर्ज कम करने की रणनीतियां आपके सामने आती ही रही हैं। रिलायंस इंफ्रा के चीज़ों को अगर हम समझें तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, बिजली के क्षेत्र पे, रक्षा के क्षेत्र पे, और मेट्रो रेल परियोजना प्रोजेक्ट, परमाणु की कुछ चीज़ें और अलग अलग रणनीतियाँ, बिजली का उत्पादन, बिजली की पूरी श्रृंखला, उत्पादन, वितरण और हर एक वो चीज़ जिस तरीके से बिजली के अंदर वर्क कर सकते हैं। तो कंपनी सड़क परियोजना के ऊपर भी वर्क करती है, मेट्रो के परियोजना के ऊपर भी वर्क करती है, और अन्य EPC की सेवाएं अपने द्वारा प्रदान करती है। देश के अंदर ये बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चरों में से एक कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, जो हाल ही के दिनों में भी काफ़ी अच्छे संकेत भी आपको दिखाकर गया है। तो ये आप इसको काम समझ में आ गया ना, उन चीज़ों के आप इसको समझकर चलना है। इसके अंदर अगर हम इसका हाई देखें तो कंपनी ने 351 रुपये का हाई और 144 रुपये करीब का कंपनी ने लो लगा रखा है एक साल के अंदर। दूसरा, अगर हम इस टाइम कंपनी का शेयर देखें तो वो है 268 रुपये करीब का। 2023 की अगर कंपनी की सेल्स देखें तो कंपनी की सेल्स थी 5,565 करोड़ की। लॉस कंपनी ने 567 करोड़ रुपए कंपनी ने कर दिया था जून 2023 में। कंपनी सेल्स तो कर रही है पर कंपनी लॉस भी कर रही है, आपको वो भी चीज़ें समझकर चलनी पड़ेगी। जून 2024 में कंपनी ने अपनी सेल्स को बढ़ाकर 7,193 करोड़ का कर दिया और 93 करोड़ का कंपनी ने अपना लॉस कर दिया, जहां काफ़ी साल पहले इनका यानी पिछले साल पहले इनका बहुत ज़्यादा लॉस था, तो उस लॉस को अब कम करके 93 करोड़ का कंपनी ने कर दिया।
अब हमें इसका क्वार्टर 2 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो लॉस कंपनी कर ही रही है पर सेल्स बढ़ा रही है। तीसरा, इसका अगर हम रिजर्व देखें तो कंपनी का रिजर्व मार्च 2024 तक था करीब 8,351 करोड़ का। उधार कंपनी में अगर हम देखें 9,895 करोड़ का। कैश फ्लो अगर हम देखें कंपनी का तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी अपने काम पर पैसा डाल रही है, ये पॉजिटिव संकेत होते हैं। जो डाल रही है 4,097 करोड़ रुपए। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी भी कंपनी की सही है, जिसके अंदर कंपनी ने करीब मार्च 2024 का बता रहा हूं 115 करोड़ रुपए डाले हैं। मार्च 2024 का ही डाटा कैश फ्लो का मैं आपको अगर बताऊं तो कंपनी ने अपने जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है यानी कि अपने उधार को कम किया है, जो करीब 3,648 करोड़ का है। तो कंपनी अपने उधार भी कम कर रही है, तो ये कैश फ्लो इसका मजबूत संकेत हमें दिखा रहा है। दूसरा, अगर इसका हम एक शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, देखो यहाँ कुछ चीज़ें आपको समझनी है कि कंपनी के अंदर प्रमोटर काफ़ी कम है, और अगर हम इसके प्रमोटर सितंबर 2024 का डाटा के अनुसार देखें तो वहाँ 16.50% है, जो काफ़ी कम है। एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है, जो 8.38% है। डीआईज ने भी अपनी होल्डिंग को कम किया है, जो करीब 1.40% है। और सरकार कंपनी के अंदर 0.02%। पब्लिक कंपनी के अंदर ज़्यादा है, जो करीब 73.59%। और अदर कंपनी के अंदर है 0.11%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा निगेटिव की दिशा दिख रही है, जहां पर प्रमोटर कम है, जहां पर एफआईज अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं, जहां डीआईज अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। सरकार भी काफ़ी कम है, अदर भी काफ़ी कम है, पब्लिक ज़्यादा है। तो इस अनुसार इस चीज़ को भी आपको देखना पड़ेगा। कंपनी एक चीज़ बता दी है कि इनके जो भी चीज़ों को मंजूरी मिली है, जिसके तहत ये 6,000 करोड़ रुपए जुटाने की चीज़ों के बारे में इन्होंने बताया, जहां पर ये प्रेफरेंशियल शेयरों के अनुसार तो करीब 3,000 करोड़ रुपए करीब जुटाएंगे, और ये क्यूआईपी के माध्यम से भी करीब 3,000 करोड़ रुपए जुटाएंगे। तो टोटल करीब 6,000 करोड़ रुपए करीब ऊपर नीचे हो सकता है। यहाँ से एक चीज़ देखनी चाहिए, जब भी कंपनी कोई भी दिशा के अनुसार ये बताए कि वो पैसा जुटा रही है, तो उसी न्यूज में होता है कि कंपनी उस पैसे को किस कार्य के लिए करेगी आगे जाकर। तो कंपनी बता रही है कि भैया अपनी परिचालन की चीज़ों के साथ पैसा लगाएंगे, अपने जो इनके ऋण है, लोन है, उसको कम करने की दिशाओं में लगाएंगे, और अपनी सहायक कंपनियों के अंदर भी निवेश करने की स्थितियों के साथ लगाएंगे। तो तीनों संकेतों में कंपनी जो ये पैसा उठा रही है इन चीज़ों के अंदर लगाएगी। जो एक परिचालन हो गया, काम बढ़ना, जो एक सहायक कंपनी में निवेश करना, तो वो भी कंपनी की दिशा को देखना, और कर्ज अगर कंपनी करे तो वो भी दिशा है, क्योंकि वहाँ पर कंपनी फिर ब्याज से भी बच सकती है। तो ये तीन स्थितियों के साथ कंपनी ये पैसा जुटाने जा रही है। शुरुआती तौर पर कंपनी जो है शेयर जारी करके करीब 12.56 करोड़ शेयर जो है जिस वैल्यू पर होगा वो होगा 240 रुपए करीब का। शुरुआती तौर पर चीज़ें कंपनी कर रही है। देखो सर, सबसे पहले एक चीज़ समझें कि जब भी कोई कंपनी कुछ भी पैसा जुटाती है, वो एक ऐसा मैनेजमेंट होता है कि भैया वो पैसा लगेगा कहाँ लगेगा। मान लो राम ने कोई लोन लिया, उसे कोई आवश्यकता नहीं थी लोन की, फिर भी ले लिया उसने घूमने के लिए ये वो, तो ये तो वैल्यूएबल चीज़ें नहीं हुई। मान लो राम ने कोई लोन लिया, उसने एक दुकान लेने के लिए लिया, तो वो दुकान में जब चीज़ें लेगा, खरीदेगा, तो वो उसे कमा कर देगा। तो ये वैल्यू होती है शेयर बाज़ार के अंदर। देखो सर, सत्यता की ओर हम चल रहे हैं। वो चीज़ें जो खरीदने बेचने वाली है वो कभी भी इस द्वार से नहीं निकली है, समझने की स्थितियों के साथ है, और वही हमें आगे के लिए बहुत प्रेरणा देती है। जहाँ से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अगर हमारे पास एनएचपीसी है तो वो वर्क क्या कर रहा है, क्या वो देश की बड़ी कंपनी है, क्या उसके पास बहुत सारे वर्क हैं, या कोई सी भी कंपनी हमारे पास है, तो उसका इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जिसकी वजह से वो चीज़ें हमें अच्छी लग रही है। वरना शेयर तो हज़ारों हैं, हज़ारों शेयरों में से कोई भी आंख बंद करके आप ले सकते हो, कोई से बेच सकते हो, तो ये तो ज़िंदगी भर हमारे साथ चलता रहेगा। सही ढंग से अगर हम आगे की प्रेरणा के साथ चले तो वो तो काम समझ के रहेगा, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाइए। देखो सर, मैंने आपको कहा था कि मैं 7 नवंबर से जो है न्यूमरोलॉजी के ऊपर फिर से उतरने की सोच रहा हूँ, और उसके लिए मैंने डीप सर्च 6 में 2 न्यूमरोलॉजी की वीडियो डाल दी
क्या आपके लिए शेयर बाज़ार अच्छा है या नहीं है, क्या हमारी शादी होगी या नहीं होगी, जिनकी होगी उनकी सही चलेगी नहीं चलेगी, अच्छी करने की दिशाओं के साथ क्या चीज़ें करनी है। ये जो भी चीज़ें हैं इससे हमें कोई फ्यूचर नहीं पता लगता, या हम अपना पास्ट बता दें आपको कि भैया ये चीज़ें हमारे साथ हो जाएंगी। ये इसलिए होती है कि कुछ भी कठिनाई किसी के पास होती है तो उसकी एक रेमेडीज़ होती है, उसके उपाय होते हैं, उससे हमें उस चीज़ को करके उस क्षेत्र के ऊपर बढ़ सकते हैं जिस पे हमें कामयाबी हासिल करनी है। बहुत से लोग कहते हैं सर न्यूमरोलॉजी से कुछ नहीं होता। हाँ भैया, कुछ नहीं होता उनके लिए जो चीज़ें तो कर लेंगे पर वो घर पे पड़े रहेंगे। मान लो राम को बहुत बड़ा कोर्स करना है और वो ऑफलाइन कोर्स होता है। अब उसके माँ बाप मेरे पास आए और मैंने कहा जी ये चीज़ कर लो, हो जाएगा, पर राम के अंदर की इच्छा नहीं है उसे करने की। जितनी चीज़ें कर लो, राम घर से बाहर निकलेगा ही नहीं, कोर्स उसका होगा नहीं, तो उनके लिए वो चीज़ें नहीं होती। पर जो चीज़ हम एक अच्छी संकेत के साथ करते हैं, आगे के लिए करते हैं, उसमें एक बल मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती है, लक मिल जाता है, तो उस चीज़ के नाम ही है न्यूमरोलॉजी। वरना न्यूमरोलॉजी के नाम पर काफ़ी लोग भ्रमित हैं। अच्छे कार्य को और अच्छा करने की स्थितियों को और अच्छा, उज्जवल और तेज के साथ करने की रणनीतियां सही ढंग से अगर आपको वो नंबर की स्थितियां पता लगे तब होती है वो। जब अंदर की इच्छा ही कुछ नहीं होगी तो कैसा होगा भाई। किसी का पेट भरा है, पकवान रख दिए लाके हमने इतने सारे, क्या होगा, खाने का ही नहीं, खाएगा तो बेमन से खाएगा। और जिसको भूख लग रही है सूखी रोटी लाके रख दी, वो खा लेगा उसको। तो ये वो स्थितियां हैं। तो जिनको भी बहुत न्यूमरोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है, फिर हम इसकी क्लास भी चलाया करेंगे थोड़ा सा आगे जाकर, तो जिनको सीखना है वो भी बता दें। जो भी चीज़ें तो वो डीप सर्च में आके वो देख लेंगे उस वीडियो के अंदर है क्या चीज़, कि 1 से लेकर 9 नंबर क्या कहते हैं, क्या चीज़ें वो आगे कर सकते हैं, इससे हमारा कोई भला हो रहा है, क्या वो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ सच में आपको समझ में आ रही है। चीज़ें समझने के ऊपर होती हैं। देखो सर, जब भी किसी के अंदर कोई मुसीबत आएगी, एक तो वो टूट जाएगा शुरुआती तौर पर, फिर उसे वो सोचेगा यार ये क्यों हुआ, क्या है, क्या चीज़ है, फिर उसमें कुछ उपाय करेगा। तो मुसीबत सब पे आती है, उसका समाधान करने की स्थितियों को ही हमें बहुत अच्छा करके जाना है। अंदर से पवित्र होते जाएंगे, चीज़ें आपकी अच्छी होती जाएंगी। जितनी भी कठिनाई आएगी उसको हम सब झेल कर चलेंगे। आप साथ हो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ये मुझे ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास है। तो आज मैंने आपको स्टील सेक्टर के अंदर हाइड्रोजन की चीज़ें समझाई। दूसरा मैंने आपको समझा दिया कि कोयला 1 दशक तक अगर आगे राजा बना रहेगा तो उसके बाद से अगर 30 वर्षों के अंदर कितना पैसा एक रिपोर्ट के हो सकता है। सुजलोन एनर्जी की गिरावट, आपकी टेंशन या आपकी अलग विधि, ये असामान्य और सामान्य चीज़ों को मैंने समझा दिया। और यहाँ पर रिलायंस इंफ्रा की रणनीतियाँ उसके काम के द्वारा, उसके फंडामेंटल के द्वारा, उसके न्यूज़ के अनुसार भी मैंने आपको समझाया है। कहीं पर भी किसी के लिए भी ये संदेश नहीं है कि इसे खरीद लूँ या बेच लूँ। समझने की स्थितियाँ जिसके अंदर होगी वो बहुत आगे की दृष्टि को सोचता है, चीज़ें वो खुद बनाता है। खेल के नियम समझो, खेलना तो खुद ब खुद लोगों को पड़ता है, ये चीज़ आप समझ लेना, है ना। जब भी आप किसी के साथ कुछ चीज़ें सीखेंगे, खेल सीखेंगे, तो मैदान में क्या उसे साथ लेके जाएंगे या भैया तुम ही बना दो मेरे रन जितने भी हैं। सीख सकते हो, करना आपको खुद पड़ेगा। तो किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की भी बातों में आपको विश्वास नहीं करना है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।